सुनामी वेव्स जो खुले सागर में बनती हैं, वो बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करती हैं, लेकिन इनकी स्पीड मुश्किल से महसूस होती है। अब ये वेव शोरलाइन के पास पहुंच रही है या फिर पानी की डेप्थ कम हो रही है। हैरानी की बात यह है कि जो वेव पहले बिल्कुल हार्मलेस लग रही थी, वो अचानक बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है और तबाही मचाने वाली सुनामी बन जाती है। आइए इस अजीब फिजिक्स को समझने के लिए ओशियन बेड में उतरें। यहाँ एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे स्लाइड करती है। अब ध्यान दीजिए, अपर लेयर के बल्जिंग पर यह मोशन कितनी देर तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये स्टक वुडन पीसेस देखिए, जो इस प्रोसेस को समझाने में मदद करते हैं। हम इन्हें धीरे धीरे टाइट करते जा रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद बूम! ठीक उसी तरह जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हुआ, ओशियन बेड्स भी अपनी सारी एक्यूमुलेटेड एनर्जी एक ही झटके में रिलीज कर देते हैं और इसी प्रोसेस से सुनामी वेव्स बनती हैं। अगर जादू से आप पूरे ओशियन का पानी निकाल दें, तो आपको धरती की सतह के अलग अलग हिस्से साफ दिखाई देंगे। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। धरती की सतह कई अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती है, जो आपस में रिलेटिव मोशन में रहती है। कुल मिलाकर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। धरती के कोर में मौजूद मोल्टन लावा लगातार सर्कुलेट करता है और ये मूवमेंट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की वजह से होता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स उस मोल्टन कोर पर वैसे ही तैरती हैं जैसे बर्फ पानी पर तैरती है। लावा के लगातार मोशन के कारण टेक्टोनिक प्लेट्स भी धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं और एक रिफ्ट वैली बन रही है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इस तरह के मोशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब इस टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट को देखिए। यहाँ प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। इस तरह के इंटरैक्शन से माउंटेन्स, ट्रेंचेस और कई बार एक्टिव वोल्केनोज भी बन सकते हैं। इस कन्वर्जिंग मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कास्केड रेंज, नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, साल में सिर्फ कुछ इंचेस। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, अगर आप दुनिया के सारे एरियाज को मार्क करें जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, तो आप पाएंगे कि ये सभी जगह वही हैं जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। हाँ, जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती या खिसकती हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही अर्थक्वेक्स का कारण बनती है। जब कोई अर्थक्वेक डीप ओशन में होता है, तो वो सुनामी को ट्रिगर कर सकता है। टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट सुनामी लाती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसे सबडक्शन जोन मूवमेंट कहते हैं। हमने इससे पहले कन्वर्जिंग मूवमेंट देखा है, लेकिन इस बार ये मूवमेंट समुद्र के नीचे होता है। इस मूवमेंट में स्ट्रेन एनर्जी धीरे धीरे अपर टेक्टोनिक प्लेट में जमा होती रहती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर की ओर उठने लगता है और ओशियानिक प्लेट उसके नीचे सिंक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओशियानिक प्लेट ज्यादा डेंस होती है। आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक इंटरेस्टिंग फीचर देख सकते हैं, ये अंदर की ओर मुड़ता है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पर बड़े बड़े ट्रेंचेस बनते हैं। अब पैसिफिक ओशियन के ओशियन फ्लोर पर बने इन सुंदर ट्रेंचेस को देखिए। लेकिन ये एनर्जी कब तक जमा होती है? कुछ सबडक्शन जोन्स में एनर्जी सदियों तक स्टोर रहती है। कुछ दूसरे जोन्स में स्ट्रेन एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती हैं। इस तरह के स्लो स्लिप इवेंट्स सुनामी नहीं बनाते। लेकिन कुछ रीजन्स में, जैसे जापान ट्रेंच और चिली पेरू ट्रेंच, एनर्जी कुछ ही सेकंड्स में रिलीज हो जाती है और ऐसे अर्थक्वेक से डेफिनेटली सुनामी वेव बनती है। ये जो वेव जनरेट होती है, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है, लेकिन ओशियन में इसे पहचान पाना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड बहुत कम होती है। सुनामी वेव्स की एम्पलीट्यूड आमतौर पर आधे मीटर से भी कम होती है, लेकिन इनकी वेव लेंथ सैकड़ों किलोमीटर तक होती है। लेकिन जैसे ही ये वेव शोरलाइन के पास पहुंचती है, कहानी बदल जाती है। अब सवाल यह है कि पानी की गहराई कम होने का वेव पर क्या इफेक्ट पड़ता है? चलो एक वेव जनरेट करके देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नोट करो, वेव को टैंक के दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.9 सेकेंड्स। लेकिन जब पानी की डेप्थ आधी हो जाती है, तो वेव को दूसरे एंड तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है।
चलो दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। इसका मतलब जब पानी की डेप्थ कम होती है तो वेव की स्पीड भी कम हो जाती है। बिल्कुल उसी एक्सपेरिमेंट की तरह, जैसे ही वेव किनारे के पास पहुंचती है उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इसका मतलब ये है कि कम गहरे पानी में वेव को अपनी वेवलेंथ को कम करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो इस एनर्जी को मेंटेन करने का एक ही तरीका है, वेव की एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। इस फेनोमेनन को वेव शॉलिंग कहते हैं। यही रीजन है कि सुनामी वेव किनारे के पास इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक स्लो मूविंग वेव जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होता है। आखिरकार ये वेव किनारे से टकराती है और तबाही मचा देती है। एक बात ध्यान देने वाली है, किसी भी वेव में मैटर का कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता। अगर आप वेव के पाथ पर कुछ बॉल्स रख दें तो वो बस अपनी जगह पर ही हिलेंगी। सुनामी का बनना वाकई में फिजिक्स की एक कड़वी सच्चाई है। पानी का कोई पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता, लेकिन फिर भी कंडीशंस की वजह से वेव का एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो किनारे पर क्रैश कर जाती है। एक बहुत ही मशहूर मान्यता है कि अगर आप किसी बीच पर शोर लाइन को अचानक पीछे हटते हुए देखें तो जल्द ही एक सुनामी आने वाली हो सकती है। इस बात में सच्चाई भी है। कभी कभी सुनामी का ट्रॉफ पहले शोर लाइन तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि आप शोर लाइन को अचानक पीछे हटते हुए देखेंगे। कुछ ही सेकंड्स बाद सुनामी का क्रेस्ट शोर लाइन तक पहुंचता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर सुनामी से पहले शोर लाइन पीछे हटे। कई बार सुनामी का क्रेस्ट सबसे पहले आता है। 2004 की इंडियन ओशन सुनामी मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी सुनामी में से एक थी। ये वेव 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंची उठी और 3,40,000 से ज्यादा लोगों की जान ले गई। ये सुनामी एक बड़े अंडर सी अर्थक्वेक की वजह से हुई थी जो सुमात्रा इंडोनेशिया के पास आया था। इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। रिक्टर स्केल पर करीब 9.1 से 9.3 के बीच। सिर्फ सुमात्रा में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह अर्थक्वेक इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन प्लेट को बर्मा प्लेट के नीचे धकेला गया, जिससे अचानक सी फ्लोर ऊपर की ओर उठ गया। यह भूकंप लगभग 10 मिनट तक चला, जो अब तक के सबसे लंबे रिकॉर्डेड अर्थक्वेक्स में से एक है। इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी जितनी 23,000 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर होती है। इस अचानक हुए मूवमेंट ने समुद्र के बहुत बड़े हिस्से के पानी को डिस्प्लेस कर दिया, जिससे बहुत बड़ी वेव्स बनी और ओशियन में फैल गई। कुछ जगहों पर इन वेव्स की ऊंचाई 30 मीटर्स तक थी। ये वेव्स बहुत तेजी से मूव कर रही थी, करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। एपिसेंटर के पास के कोस्टल एरियाज जैसे इंडोनेशिया कुछ ही मिनटों में हिट हो गए थे, जबकि इंडिया और अफ्रीका जैसे दूर के रीजन्स को कई घंटों बाद इम्पैक्ट महसूस हुआ। यहाँ एक साइज कंपैरिजन एनिमेशन दिखाई गई है, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी सुनामीज को दिखाया गया है जो इंसान ने देखी हैं। अंडर वाटर अर्थक्वेक्स सुनामीज की सबसे बड़ी वजह होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी 3 और वजह हैं जो सुनामी ला सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस जो समुद्र के नीचे होते हैं वो भी एक बड़ा कारण बन सकते हैं। जब कोई अंडर वाटर वोल्केनो इरप्ट करता है तो वो फट सकता है या कोलैप्स हो सकता है, जिससे पानी चारों तरफ धकेला जाता है और बड़ी वेव्स बनती हैं। यही वेव्स आगे चलकर सुनामी बन सकती हैं। कभी कभी समुद्र के अंदर या तट के पास होने वाले लैंडस्लाइड्स भी सुनामीज का कारण बनते हैं। अगर बड़ी मात्रा में रॉक, मड या आइस अचानक समुद्र में गिर जाए तो ये पानी को धकेलता है और वेव्स बनती हैं। अगर ये वेव्स जमीन तक पहुंचती हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन जब कोई बड़ा मास समुद्र में गिरता है तब भी सुनामी आ सकती है, जैसे कि कोई मीटियोराइट। वजॉन डैम की सुनामी इसी तरह बनी थी, जब एक मैसिव लैंडस्लाइड पानी की सतह से टकराया था।
जब कोई भारी मास पानी में गिरता है तो वो एक बड़ा स्प्लैश बनाता है जो आगे चलकर बड़ी वेव्स में बदल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह की सुनामीज बहुत कम होती हैं। 2004 में जब इंडियन ओशन सुनामी आई थी, तब उस समय इंडियन ओशन में कोई सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं था। 2004 की ये ट्रेजेडी सभी देशों के लिए एक वेकअप कॉल थी। इसके बाद डीप ओशन में बदलाव को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए बॉयस लगाए गए। ओशन फ्लोर पर लगे प्रेशर सेंसर्स पानी के लेवल में किसी भी बदलाव को डिटेक्ट करते हैं। ये प्रेशर डेटा बॉय तक भेजा जाता है, जिसमें एंटेना लगा होता है, और फिर ये डेटा सैटेलाइट को भेज दिया जाता है। याद रखिए, 2004 की सुनामी में वेव को सुमात्रा पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगे थे, थाईलैंड पहुंचने में 1 से 2 घंटे और श्रीलंका और इंडिया पहुंचने में 2 से 3 घंटे। अगर डार्ट बॉय सुनामी वेव के पहुंचने से पहले जानकारी भेज दे तो अथॉरिटीज लोगों को समय पर इवैक्यूएट कर सकती हैं। अब आता है बड़ा सवाल, क्या सुनामीज को रोका जा सकता है? जापान ऐसा मानता है। 2011 के भयानक अर्थक्वेक और सुनामी के बाद जापान ने 400 किलोमीटर लंबी और मैक्सिमम 15 मीटर ऊंची सी वॉल बनाने का फैसला किया ताकि सुनामी इंपैक्ट को कम किया जा सके। 2011 से पहले इस वॉल की ऊंचाई 5 से 10 मीटर्स के बीच थी और 15 मीटर ऊंची सुनामी ने इसे आसानी से पार कर लिया था। 2011 की सुनामी ने जापान के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट की कई सी वॉल्स को तबाह कर दिया था, जिनमें तारो डिस्ट्रिक्ट की फेमस डबल सी वॉल्स भी शामिल थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जापान के अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम ने शुरुआत में सिर्फ 3 मीटर ऊंची वेव का अनुमान लगाया था और लोगों ने मान लिया था कि ये वेव सी वॉल को पार नहीं करेगी। इससे एक सवाल उठता है, अगर जापान जैसी एडवांस्ड कंट्री भी सुनामी की वार्निंग को मिसजज कर सकती है, तो बाकी दुनिया की वार्निंग सिस्टम्स कितने भरोसेमंद हैं? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट jaiscompany.com पर जरूर विजिट करें।